जुलाई 1776। मतलब ये वो समय है जब अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से अपनी आजादी की घोषणा करने वाला है। बिल्कुल, एक बहुत ही ऐतिहासिक पल। हाँ, लेकिन इस पूरे ऐतिहासिक पल के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जॉर्ज वॉशिंगटन की जान को सबसे बड़ा खतरा समंदर में खड़ी उस विशाल ब्रिटिश नौसेना से नहीं था। तो फिर किससे था? ये खतरा उस इंसान से था जो हर पल उनके सबसे करीब खड़ा होता था, उनका अपना अंगरक्षक। अरे बाप रे। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम वॉशिंगटन इरविंग की किताब लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन वॉल्यूम 2 के ऐतिहासिक तथ्यों और नोट्स के गहराई में उतरने वाले हैं। और मैं कहूंगा कि ये इतिहास का वो पन्ना है जो अक्सर बड़ी लड़ाइयों और तोपों के शोर में कहीं दब जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1775 के अंत से लेकर 1776 के मध्य तक के बेहद नाजुक दौर के दस्तावेज हैं। युद्ध की कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना खड़ी हो और दूसरी तरफ मतलब आपकी अपनी ही सेना में गद्दारी हो, गुटबाजी हो, हताशा हो। बिल्कुल हताशा हो, तो एक लीडर कैसे अपनी टीम को पूरी तरह बिखरने से बचाता है। सही बात है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक दाव से जो उत्तर में खेला जा रहा था। मतलब हम कनाडा के अभियान की बात कर रहे हैं। जनरल मॉन्टेगोमरी और बेनेडिक्ट अर्नोल्ड का अभियान। हाँ, और ये कोई आम सैन्य अभियान नहीं था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, नदियां पूरी तरह जम चुकी थीं। मैंने पढ़ा कि अर्नोल्ड और उनके सैनिकों ने बर्च की लकड़ी से बनी नावों में भयानक बर्फीले तूफानों के बीच सेंट लॉरेंस नदी को पार किया। सोचिए जरा उस जमाने में। वही तो, उन्होंने उसी खड़ी चट्टान को पार किया जिसे सालों पहले जनरल वॉल्फ ने किया था और सीधे हाइट्स ऑफ अब्राहम पर जा पहुंचे। देखिए, इस अभियान की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रकृति पूरी तरह से उनके खिलाफ थी। 31 दिसंबर की वो भयानक रात जब उन्होंने क्वेबेक पर हमला किया। हाँ, वहां एक भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सैनिक एक दूसरे को देख तक नहीं पा रहे थे। बाप रे। और इसी अफरा तफरी में एक तोप का गोला सीधा आकर मोंटेगोमरी को लगा। उनकी वही मौत हो गई। मतलब उन्होंने अपना सबसे अनुभवी कमांडर खो दिया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अर्नोल्ड के पैर में गोली लगी जिससे उनकी हड्डी बुरी तरह टूट गई। यहाँ पर एक बात जो इस पूरी घटना को अविश्वसनीय बनाती है वो ये है कि अर्नोल्ड ने वहां से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। ये उनका फैसला था। मतलब आपका पैर टूटा हुआ है, तापमान 0 से नीचे है, राशन खत्म है, फिर भी वो इंसान एक छोटी सी टुकड़ी के साथ क्यूबेक शहर की घेराबंदी किए बैठा रहा। हाँ, एक तरह से जिद्दीपन कह सकते हैं। मुझे तो ये किसी ऐसे स्टार्टअप की तरह लगता है जिसका फंड पूरी तरह खत्म हो गया है, कोर टीम अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जो सीईओ है वो हार मानने को तैयार ही नहीं है। ये काफी दिलचस्प सुनना है। पर मैं ये सोच रही थी कि जब मुख्य कमांडर मारा जा चुका है, तोपें हैं नहीं, सैनिक ठंड से मर रहे हैं, तो क्या बिना बैकअप के वहां डटे रहना महानता थी या फिर महज एक रणनीतिक बेवकूफी जिसने बचे हुए लोगों की जान भी जोखिम में डाल दी? हाँ, ये सवाल उस समय के दूसरे कमांडरों के दिमाग में भी था। देखिए, अर्नोल्ड का वहां रुके रहना किसी सैन्य रणनीति से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक मजबूरी थी। अच्छा, वो कैसे? अर्नोल्ड ये भली भांति जानते थे कि ये पूरी क्रांति एक बहुत ही नाजुक धागे पर लटकी है, जो है उम्मीद। अगर वे उस बर्फीले तूफान में अपनी सेना लेकर पीछे हट जाते तो अमेरिकियों के अजेय होने का जो एक भ्रम पैदा किया गया था वो उसी बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो जाता। मतलब वे शहर को नहीं बल्कि क्रांति के मनोबल को गिरने से रोक रहे थे। जनरल थॉमस और सुलिवन ने कमान संभाली तो उन्हें यह कड़वा सच स्वीकार करना पड़ा कि बिना भारी तोपखाने के किलेबंद शहर को जीतना नामुमकिन है। तो उन्हें वापस लौटना ही पड़ा। हाँ, अंततः उन्हें एक बेहद दर्दनाक वापसी का आदेश देना ही पड़ा। अर्नोल्ड की वो हार तो फिर भी बर्फ में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ठीक उसी समय बॉस्टन में जॉर्ज वॉशिंगटन एक बहुत ही गहरी और खामोश मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे थे। दिसंबर का महीना वॉशिंगटन की सेना के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हाँ, सैनिकों का कार्यकाल खत्म हो रहा था और पूरे कैंप में बस घर वापस जाने की बातें हो रही थी, कोई रुकना ही नहीं चाहता था। और अगर आप वॉशिंगटन के उस समय के लिखे गए पत्र पढ़ें तो उनकी गहरी हताशा का साफ पता चलता है। सच में, क्योंकि आज हम उन्हें एक बहुत ही शांत और स्थिर लीडर की तरह देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने पत्रों में यहां तक लिखा कि इस भयानक नेतृत्व से तो 1000 गुना बेहतर ये होता कि वो बंदूक उठाकर एक साधारण सिपाही की तरह लड़ते। अरे,
या फिर पश्चिमी जंगलों में जाकर आदिवासियों जैसी किसी झोपड़ी में, मतलब विगवैम में, बाकी की जिंदगी गुजार देते। मतलब उनका इतना दिमाग खराब हो चुका था। हाँ, क्योंकि उनके पास न पर्याप्त बारूद था, न हथियार, और जो सेना थी वो गायब हो रही थी। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसे बॉस्टन का चमत्कार कहा जाता है। इसी गहरे अंधकार में एक युवा अधिकारी, कर्नल हेनरी नॉक्स, एक ऐसा काम करते हैं जो तार्किक रूप से असंभव लगता है। टिकोंडेरोगा के किले से भारी तोपें लाना। हाँ, और बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर से 42 स्लेज और 80 बैलों की मदद से उन भारी भरकम तोपों को बॉस्टन तक खींचकर लाना, ये तो किसी महाकाव्य जैसी घटना है। बिल्कुल है। और नॉक्स के उस कारनामे ने वॉशिंगटन को वो मौका दिया जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। इसका नतीजा हमें डॉचेस्टर हाइट्स की उस ऐतिहासिक रात में देखने को मिलता है, जहां जमीन पूरी तरह से जम चुकी थी। हाँ, उसे खोदना असंभव था। इसलिए सेना ने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने लकड़ी और घास के गट्ठरों से ढांचे तैयार कर लिए। रातों रात बिना आवाज किए उन्हें पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। और जब अगली सुबह ब्रिटिश अधिकारियों ने देखा तो वहां एक पूरा किला खड़ा था। वे हैरान रह गए। ब्रिटिश कमांडरों ने इसे अलादीन के जादुई चिराग के जिन का काम बताया। ये बहुत ही शानदार किस्सा है, और इसी रणनीतिक चाल ने ब्रिटिश जनरल होवे को बिना गोली चलाए बॉस्टन खाली करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसमें लीडरशिप का एक बहुत ही जटिल पहलू छिपा है। वॉशिंगटन ने अपनी सेना की कमजोरियों और बारूद की कमी को इतनी चालाकी से छिपाया कि न सिर्फ दुश्मनों को बल्कि उनके अपने अधिकारियों को लगा कि अमेरिकी सेना बहुत मजबूत है। आधुनिक भाषा में मैं इसे फेक इट टिल यू मेक इट कहूंगी, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक लीडर का अपनी ही टीम को इस तरह अंधेरे में रखना एक नैतिक दुविधा पैदा नहीं करता? मतलब क्या ये एक तरह का धोखा नहीं था? सैन्य नेतृत्व में नैतिकता की परिभाषाएं अक्सर बदल जाती हैं। इसे धोखा कहना शायद सही नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? यह असल में सूचना का नियंत्रण है। वॉशिंगटन बहुत अच्छी तरह समझते थे कि घबराहट जो है ना, वो एक वायरस की तरह फैलती है। अच्छा, हाँ। अगर उनकी सेना को पता चल जाता कि उनके पास बारूद ही नहीं है तो बचा कुचा मनोबल भी ढह जाता। वॉशिंगटन ने जो आवरण तैयार किया वो एक ढाल थी। उन्होंने वास्तव में अपनी ताकत को इकट्ठा करने का समय खरीद लिया। बोस्टन की जीत उसी मनोवैज्ञानिक ढाल का परिणाम थी। पर बोस्टन से अंग्रेजों का जाना केवल तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि असली खतरा तो न्यूयॉर्क में इंतजार कर रहा था, जहां वॉशिंगटन का सामना अंदर पनप रहे गद्दारों से होने वाला था। हाँ, जब जनरल चार्ल्स ली न्यूयॉर्क पहुंचे तो शहर ब्रिटिश समर्थकों से भरा था, जिन्हें टोरीज कहा जाता था। ली ने खुलेआम चेतावनी दी कि अगर ब्रिटिश जहाजों ने हमला किया तो सबसे पहले टोरीज के घरों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। और ली का ये गुस्सा अकारण नहीं था। न्यूयॉर्क शहर साजिशों का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था, गवर्नर ट्रायन की वजह से। हाँ, ट्रायन ब्रिटिश जहाजों पर छिपकर बैठे थे और एक खतरनाक नेटवर्क चला रहे थे। इसका ग्राउंड जीरो था कॉर्बी का शराब खाना। वहां गिलबर्ट फोर्ब्स नाम का एक व्यक्ति, एक मोटा आदमी जो नीले कोट में रहता था, वो पैसे देकर अमेरिकी सैनिकों को खरीद रहा था। योजना थी कि जैसे ही ब्रिटिश हमला करेंगे ये बिके हुए सैनिक बगावत कर देंगे। और इसी साजिश से वो रहस्य खुलता है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वॉशिंगटन का अपना बॉडीगार्ड थॉमस हिकी इस पूरी गद्दारी का हिस्सा था। सबसे बड़ा धोखा। आज के संदर्भ में देखूं तो ये किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साइबर सिक्योरिटी ब्रीच जैसा है। मतलब अगर कंपनी का आईटी एडमिन ही डेटा चुराने लगे जिसके पास सिस्टम के सारे पासवर्ड्स हैं, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही तुलना है। हिकी के पास वॉशिंगटन तक पहुंचने का वो एडमिन एक्सेस था। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि जिस इंसान पर आपकी जान बचाने की जिम्मेदारी है वही आपकी जान का सौदा कर रहा है। वॉशिंगटन ने अपना संयम कैसे बनाए रखा होगा? देखिए, विशेषाधिकार वाले व्यक्ति का धोखा सबसे गहरा वार होता है। कोई भी आम इंसान अपना आपा खो सकता था, लेकिन वॉशिंगटन ने यहां जिस तरह की निर्ममता दिखाई वो उनके नेतृत्व का उदाहरण है। उन्होंने उसे फांसी दे दी है ना? हाँ, हिकी का कोर्ट मार्शल किया गया और लगभग 20,000 लोगों के सामने उसे सरेआम फांसी पर लटकाया गया। बाप रे, 20,000 लोग! ये एक बहुत स्पष्ट संदेश था। वॉशिंगटन बता रहे थे कि अनुशासनहीनता और गद्दारी की कीमत क्या होगी। और ये संदेश देना जरूरी भी था क्योंकि समंदर में लॉर्ड होवे 130 जहाजों का विशाल ब्रिटिश बेड़ा लेकर न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। सामने दुनिया की सबसे खूंखार नौसेना खड़ी थी और शहर के अंदर गद्दार।
लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। वॉशिंगटन की अपनी सेना अंदर ही अंदर एक ऐसे सांस्कृतिक टकराव से गुजर रही थी जो उन्हें खोखला कर रहा था। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1776 की अमेरिकी सेना आज की तरह कोई एक राष्ट्रीय सेना नहीं थी। ये अलग अलग राज्यों से आए लोगों की एक भीड़ थी। न्यू इंग्लैंड और दक्षिणी राज्यों के बीच बहुत गहरे मतभेद थे। इसके उदाहरण बड़े दिलचस्प हैं। मैंने पढ़ा कि मैरीलैंड के सैनिक अमीर परिवारों से थे। वे खुद को मैकरोनी कहते थे, मतलब फैशनेबल। हाँ। और दूसरी तरफ कनेक्टिकट के साधारण किसान थे जो होमस्पन यानी घरों में बुने खुरदरे कपड़े पहनते थे। तो ये रईस सैनिक उन किसानों का खुलेआम मजाक उड़ाते थे। बात सिर्फ कपड़ों तक नहीं थी। कनेक्टिकट के लाइट हॉर्स घुड़सवारों का अपना अलग ही अहंकार था। अरे हाँ, वो फटीक ड्यूटी वाला किस्सा। बिल्कुल। जब उनसे पैदल सैनिकों वाला काम करने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे खुद को विशेष मानते हैं। तो वॉशिंगटन ने क्या किया? वॉशिंगटन ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए उन घुड़सवारों को तुरंत वापस घर भेज दिया, जबकि उन्हें सैनिकों की सख्त जरूरत थी। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सेना एक एकजुट राष्ट्र की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रीलांस कलेक्टिव की तरह काम कर रही थी, जहां हर कोई अपनी शर्तों पे लड़ना चाहता था। सही कहा। वॉशिंगटन के लिए संख्या से ज्यादा सेना की एकजुटता मायने रखती थी। अगर सेना अंदर ही लड़ेगी तो बाहर कैसे मुकाबला करेगी? ये दिखाता है कि अमेरिका को कागज पर एक देश घोषित करना काफी नहीं था, मानसिक रूप से एक होना बाकी था। और उसी राष्ट्र निर्माण के दौरान एक बहुत ही मजेदार कूटनीतिक किस्सा आता है। ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड होवे ने शांति वार्ता का एक पत्र भेजा। लिफाफे पर लिखा था, जॉर्ज वॉशिंगटन एस्क्वायर। हाँ, वॉशिंगटन के अधिकारी कर्नल रीड ने वो पत्र लेने से मना कर दिया क्योंकि उस पर जनरल नहीं लिखा था। अंग्रेजों ने दोबारा पत्र भेजा, जॉर्ज वॉशिंगटन एस्क्वायर इत्यादि इत्यादि। रीड ने इसे भी ठुकरा दिया। मतलब कोई भी सोचेगा कि युद्ध के बीच जब हजारों जानें दांव पर हैं, वॉशिंगटन किसी छोटे बच्चे की तरह अपने टाइटल के लिए जिद कर रही हैं। क्या यह अहंकार नहीं था? पहली नजर में ये अहंकार लग सकता है, पर इसके पीछे गहरी कूटनीति थी। ब्रिटिश सरकार अमेरिकियों को विद्रोही मानती थी। एस्क्वायर शब्द एक आम नागरिक के लिए होता है। अच्छा। अगर वॉशिंगटन उसे स्वीकार कर लेते तो वो मान लेते कि वे कोई जनरल नहीं बल्कि भीड़ को उकसाने वाले एक आम नागरिक हैं। उस पत्र को ठुकराकर वे स्पष्ट कर रहे थे कि यह दो संप्रभु राष्ट्रों का युद्ध है। वो अपने नए राष्ट्र की गरिमा स्थापित कर रहे थे। बिल्कुल। और ये गरिमा 9 जुलाई को अपने चरम पर पहुंची जब सेना के सामने स्वतंत्रता की घोषणा पड़ी गई। लोगों का उत्साह इतना ज्यादा था कि उन्होंने किंग जॉर्ज तृतीय की शीशे की विशाल मूर्ति को गिरा दिया। और उसका सबसे काव्यात्मक हिस्सा यह है कि उस मूर्ति के शीशे को पिघलाकर गोलियां बनाई गईं। उन्हीं गोलियों का इस्तेमाल राजा की सेना के खिलाफ किया गया। हाँ, ये प्रतीकवाद सीधे हकीकत में बदल गया। अब कोई वापसी का रास्ता नहीं था। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट है कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे केवल बाहरी चुनौतियां नहीं होती। सबसे बड़ा संघर्ष अंदर लड़ी जाने वाली जंग है। अपनी टीम की कमजोरियां, गद्दारी, संसाधनों की कमी। और वॉशिंगटन का नेतृत्व हमें यही सिखाता है कि जब अंदर नींव हिल रही हो तब भी एक लीडर को स्थिर रहना होता है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही अजीब लेकिन विचार करने लायक नजरिया रखना चाहती हूँ। हमने देखा कि कनाडा के अभियान में अमेरिका को भयंकर हार मिली। हाँ, बहुत दर्दनाक हार। लेकिन सोचिए जरा, क्या कनाडा की वो हार असल में अमेरिका के लिए एक वरदान थी? सामरिक दृष्टि से ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। क्योंकि कल्पना कीजिए, अगर आर्नल्ड और मॉन्टगोमरी कनाडा जीत लेते तो क्या होता? वॉशिंगटन के पास पहले ही सैनिकों की भारी कमी थी। बॉस्टन और न्यूयॉर्क को बचाना मुश्किल था। अगर वे जीत जाते तो इस छोटी सी सेना को न्यूयॉर्क से लेकर क्यूबेक तक की एक विशाल सीमा की रक्षा करनी पड़ती। उनकी ताकत पूरी तरह फैल जाती। बिल्कुल। ब्रिटिश सेना के लिए उन्हें अलग अलग हराना बहुत आसान हो जाता। शायद उस हार ने ही उन्हें अपनी बची खुची ताकत को एक जगह केंद्रित करने पर मजबूर किया। और अनजाने में से उन्होंने क्रांति को बचा लिया। हाँ, कई बार एक बड़ी हार असल में किसी बहुत बड़ी तबाही से बचा रही होती है। खैर, सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर वो खुद गहराई से सोच सकते हैं। इतिहास के इन पन्नों में ऐसे कई राज छुपे हैं जिन पर हमारी ये चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी।